कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, तो आप उसकी कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ले सकते हैं सेक्शन 54F में। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 54F। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल हाउस में, लेकिन ट्रांसफर किसका होना चाहिए? किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का जो कि रेजिडेंशियल हाउस नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ट्रांसफर आपने क्या करना है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करना है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेजिडेंशियल हाउस नहीं हो सकती। रेजिडेंशियल हाउस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अदर देन दैट आप कोई भी ट्रांसफर कीजिए एसेट घर के अलावा, आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन मिल जाएगी। और दूसरी शर्त इसमें क्या है कि एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। क्लियर? नाउ दूसरी बात, एग्जामिशन किस किस को मिलेगी? या तो इंडिविजुअल को मिलेगी या फिर एचयूएफ को मिलेगी। इन दोनों के अलावा किसी को एग्जामिशन नहीं मिलेगी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो, रेजिडेंशियल हाउस किसके लिए खरीदोगे? या तो इंडिविजुअल के लिए या एचयूएफ के लिए। कंपनी जाके तो रेजिडेंशियल हाउस में रहेगी नहीं, एओपी बीओआई जाके तो वहां पे रहेंगी नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म तो जाके रहेगी नहीं रेजिडेंशियल हाउस में। ठीक है, तो दो लोगों को एग्जामिशन मिलेगी, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है हमें इसमें। क्लियर? ठीक है जी। अब सबसे पहली बात मैंने ये बताई, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचनी है, ट्रांसफर करनी है, लेकिन वो रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। खरीदना क्या है? खरीदना रेजिडेंशियल हाउस है, इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल हाउस में करनी है। एग्जम्पशन किसको मिलेगी? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। यहां तक मेरी बात समझ में आई। अब दूसरी बात, क्या ट्रांसफर जो किए हमने एसेट, वो ठीक प्लॉट हो सकता है? क्या प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगी? जी हाँ, प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर भी एग्जाम्पशन अवेलेबल है, वो मिल जाएगी। अब हमें खरीदना क्या है? देखिए, कोई भी एक रेजिडेंशियल हाउस आपको खरीदना है, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो 1 ईयर बिफोर और 2 इयर्स आफ्टर का टाइम, यानी आज की डेट में आपने ट्रांसफर किया, आज फॉर एग्जांपल 26 जनवरी है, 26 जनवरी से 1 साल पहले, 26 जनवरी 2024 से 1 साल पहले या 2 साल बाद आप लोग उस मकान को परचेज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3 इयर्स आफ्टर 26 जनवरी 2024, 3 साल बाद की डेट होगी। अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो परचेज करने के लिए नहीं, 1 साल पहले भी परचेज किया हो सकता है और 2 साल बाद में भी। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 3 सालों का टाइम पीरियड दिया गया है। आगे अगर हम बात करें कि कैपिटल गेन जो है, हमने अभी जितना भी अमाउंट था वो अमाउंट अभी हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो हमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जितना भी नेट सेल कंसीडरेशन है, इसमें सिर्फ कैपिटल गेन की अमाउंट ट्रांसफर नहीं करनी, नेट सेल कंसीडरेशन ट्रांसफर करना है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? मैं भी आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे, अगर मैं अदर सेक्शंस की बात करूं, हमने 90 रुपीज की सेल की, लेकिन हमें कैपिटल गेन जो हुआ वो सिर्फ 15 रुपए का हुआ, तो हम 15 रुपए रखते थे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, लेकिन यहाँ पे पूरे 90 रुपए आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखने हैं। ठीक है, दूसरा आपने जो सबसे मेन बात का ध्यान रखना है, नेट कंसिडरेशन जो है नए मकान का, वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नेट कंसिडरेशन है वो 10 सीआर से ज्यादा का आपका नहीं होना चाहिए। 10 सीआर की अमाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन के लिए। एक सीलिंग लिमिट लगाई गई है सेक्शन 54F में, कितने की? 10 करोड़ की। आगे देखिए, रेजिडेंशियल हाउस जो है वो क्या कह रहा है, असेसी के पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब उसने ट्रांसफर किया तो उसके पास एक से ज्यादा मकान नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन। दूसरा, असेसी शुड नॉट परचेज एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। जब आपने एक घर खरीद लिया सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग, उसके बाद दो आने वाले सालों तक आप नया घर परचेज नहीं करेंगे, ना ही आने वाले 3 सालों तक कोई नया घर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यानी एक मैंने 54F में मकान ले लिया, रेजिडेंशियल हाउस ले लिया, आने वाले 2 साल तक आप नया कोई भी रेजिडेंशियल हाउस परचेज नहीं करेंगे, आने वाले 3 सालों तक आप कोई भी नया रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 54F। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको ये बताया था कि सेक्शन 54F में आप लोग नेट कंसीडरेशन जो है वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालेंगे। नेट कंसीडरेशन जो है वो डालेंगे आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, यही बात हुई थी। ओके, अब देखिए, जो हमारे पास कॉस्ट है न्यू रेजिडेंशियल हाउस की, ठीक है, हमें एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? या तो जो कॉस्ट है न्यू रेजिडेंशियल हाउस की उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी, या फिर जो नेट सेल कंसीडरेशन है उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी, विच एवर इज लेस। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस ज्यादा है नेट सेल कंसीडरेशन से, तो नेट सेल कंसीडरेशन की एग्जाम्पशन मिल जाएगी।
और अगर हमारे पास जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो तो है कम, लेकिन कॉस्ट उसकी ज्यादा है, ठीक है। तो हमें जो कैप, देखिए मैं इसमें आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी एग्जाम्पशन कैसे निकालनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन, ठीक है। और 10 करोड़ की इसमें लिमिट भी है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले तो नेट कंसिडरेशन हमने लिया कि 15 करोड़ का नेट कंसिडरेशन आया, 7.5 करोड़ का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। अब कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस यहाँ पे हमने कितनी लिया, 12 करोड़। बट लिमिट कहां तक रखी गई है, 10 करोड़। तो 10 और 12 में से विच एवर इज लेस, 10 करोड़ आ गया, ठीक है। लिमिट कितने की रखी गई है, मैंने ऊपर बताया ना कि इसमें आपकी एक लिमिट फिक्स कर दी गई है कि 10 सीआर से ज्यादा आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा नेट सेल कंसिडरेशन आपने नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए 10 करोड़ मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 7.5, ठीक है, इनटू में जो हमारे पास कॉस्ट आई नए मकान की कॉस्ट, आपने यहाँ पे 12 करोड़ ना लेके क्या ले लेनी है, 10 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ की लिमिट थी। 7.5 इनटू में 10 डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन 15, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 करोड़। 5 करोड़ की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम 20 करोड़ का नेट कंसिडरेशन हमारे पास आया। एलटीसीजी कितना है, 12 करोड़, और नए घर की कॉस्ट कितनी है, 15 करोड़। एक्चुअल में 15 करोड़ है, लेकिन हमें मैक्स टू मैक्स कितनी ले सकते हैं, 10 करोड़। तो 12 करोड़ इंटू में ये 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 20 आ जाएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, एलटीसीजी आ गया। नए घर की कॉस्ट कितनी है, 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 लेके चलेंगे, क्योंकि 8 और 10 में से विच एवर इज लेस, 8, ठीक है। 8 यहाँ पे नए घर की कॉस्ट आ जाएगी। एलटीसीजी कितना आया, 12। 12 इंटू में क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 16, मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, 6। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10 करोड़ मेरे पास क्या आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन। 6 करोड़ क्या आ गया हमारे पास, एलटीसीजी। नए घर की कॉस्ट कितनी है, 10। 10 और 10 तो बराबर है, इसको हम 10 को कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एलटीसीजी मेरे पास कितना है, 6 करोड़ इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 10, पूरे 6 करोड़ की मेरे पास एग्जाम्पशन आ जाएगी। तो प्रोपोर्शनेट एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको मिलनी है, ठीक है। अब देखिए नेट सेल कंसिडरेशन तो है 12 ही इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 6 मेरे पास एलटीसीजी था, और ये जो 12 आपने इन्वेस्ट किया इसमें से कितना लेके चलना है, 10, क्योंकि 10 की सीलिंग लिमिट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, ठीक है, इनटू में जो 10 है, नए घर की कॉस्ट हम 10 लेकर के चलेंगे, डिवाइडेड बाय 12। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 5 करोड़ आपके पास एग्जाम्पशन आ जाएगी। इस तरीके से हम 54F के एग्जाम्पशंस जो हैं वो कैलकुलेट करके चलते हैं। तो गाइज अगर आपको हमारी कैपिटल गेन की सीरीज पसंद आ रही है, मैंने एक एक सेक्शन कैपिटल गेन का डाला है, कैपिटल गेन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाकर के देखिए, सभी सेक्शंस आपको वहां मिलेंगे। जीएसटी इनकम टैक्स के सभी सेक्शंस में अपने चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।